हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाई हिस्ट्री आपका मेरी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय हम जिस टॉपिक को लेके आज चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है 1919 का अधिनियम। ठीक है बेटा, इस 1919 के अधिनियम के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों को ये आशा जगी कि अंग्रेज सरकार उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान करते हुए युद्ध के बाद स्वशासन को प्रदान कर देंगे। भारतीयों को लगा था कि अब अंग्रेज सरकार है, उनको कुछ सुविधाएं प्रदान करते हुए उन्हें क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्या कर देगी, स्वशासन प्रदान कर देगी। स्वशासन से तात्पर्य बेटा अपने शासन से। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में 1916 में लखनऊ समझौता हो गया। कौन सा समझौता हो गया? लखनऊ समझौता हो गया। इसके साथ ही कार्य करने की संभावनाएं बनी। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाकर स्वशासन की मांग की। किसकी मांग की है? स्वशासन की मांग की है कि अपना शासन स्थापित किया जाए। कांग्रेस में पुनः गरम दल वालों का क्या हो गया, वर्चस्व बढ़ने लग गया। भारत के सचिव मॉन्टेस्क्यू ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि भारत में क्रम से उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासन संस्था का विकास किया जाए। उत्तरदायी शासन की सरकार की स्थापना के उद्देश्य से किसका स्थापना की जाए? स्वशासन का विकास किया जाए। इन सभी कारणों में से मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 की भूमिका बनी। किसकी भूमिका बनी है? 1919 में मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आए, उनकी क्या हुई, महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर सामने आई। अब 1919 के चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ने अपनी भूमिका बनाई। मॉन्टेस्क्यू भारत के सचिव और चैम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल था। जो मॉन्टेस्क्यू था वो भारत सचिव थे और चैम्सफोर्ड जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अब इन दोनों के आधार पर बने 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, निम्न विशेषताएं थी, जिनको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी। इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो पहला है कि द्वंद्व शासन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? द्वंद्व शासन, यानी कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में, यानी कि सुरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांटा गया। जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में रखा गया। एक तो सुरक्षित थे और दूसरे कौन से थे? हस्तांतरित थे। दोनों में क्या कर दिया गया? बांटा गया। सुरक्षित विषयों का शासन प्रांतीय गवर्नर ने अपनी कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के परामर्श से करता था। जो प्रांतीय गवर्नर है वो अपनी कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्या करता था? परामर्श करता था। सुरक्षित विषयों में पुलिस, जेल, शांति व्यवस्थाओं की स्थापना करना एवं न्याय आदि प्रमुख थे। इन सब की व्यवस्था करना और न्याय का कार्य करना प्रमुख थे। हस्तांतरित विषयों का शासन प्रांतीय गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सहायता से चलाता था। हस्तांतरित जो विषय थे उनका जो शासन है, प्रांतीय जो गवर्नर है वो अपने भारतीय मंत्रियों की सहायता से चलाता था। हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण आदि थे। जो हस्तांतरित थे उनके अंदर कौन कौन से आ गए? स्वास्थ्य आ गया, चिकित्सा आ गया, सार्वजनिक आ गया, निर्माण आदि आ गए। ये इसके प्रमुख विषय थे। ठीक है। उसके बाद में गवर्नर की कार्यकारिणी, जो गवर्नर की जो कार्यकारिणी होती थी, उस कार्यकारिणी
यानी कि कार्यकारिणी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी न होकर अब किसके प्रति उत्तरदायी हो गई? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हो गई। किसके प्रति उत्तरदायी हुई है बेटा? गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हुई। अब गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हुई, जबकि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी थे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। मंत्रियों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर को दिया गया। मतलब मंत्रियों की नियुक्ति भी गवर्नर करेगा और पद से हटा भी सकता है। गवर्नर विधानसभा को भंग करके प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को निषेध कर सकता है। यानी कि गवर्नर जो है वो विधानसभा को भंग करने का करके और प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को क्या कर सकता है? निषेध कर सकता है। ठीक है। दूसरा, केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। प्रांत और केंद्र के बीच में क्या कर दिया गया? शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। अब शक्तियों का विभाजन जो किया गया है, केंद्र के पास में जो विषय दिए गए हैं वो विषय हैं रक्षा है, विदेश नीति है, रेलवे है, संचार है, जनगणना है, सार्वजनिक ऋण है, लोक सेवा आयोग है, मुद्रा है, भारतीय रियासतों से संबंधित आदि विषय हैं। जबकि प्रांतों के पास स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, आबकारी, जंगलात और सिंचाई, कैसी जेल, पुलिस आदि के विषय रखे गए। यानी कि अब विषय हैं उनका क्या कर दिया गया है? बंटवारा कर दिया। यानी कि केंद्र और प्रांत दोनों के बीच में किसका विभाजन किया गया है? विषयों का विभाजन किया गया है। केंद्र के पास में जो आ गए हैं वो कौन कौन से आ गए हैं विषय? रक्षा आ गया है, विदेश नीति आ गई है, रेलवे आ गया है, संचार आ गया, जनगणना आ गया, सार्वजनिक ऋण आ गए, लोक सेवा आयोग आ गए, मुद्रा आ गए, भारतीय रियासतों के संबंध आदि विषय आ गए। जबकि प्रांतों के पास कौन से विषय आए हैं? स्वयं शासन, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, जंगलात, आबकारी, सिंचाई, कृषि, जेल आदि विषयों को रखा गया है। अब आगे देखिए 1919 के अधिनियम, आगे बात कर रहे हैं 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? द्विसदनीय विधायिका। यानी कि द्विसदनीय विधायिका यानी कि विधायिका के 2 सदन होंगे। केंद्रीय व्यवस्थापिका का पहला उच्च सदन जिसे राज्य परिषद और दूसरा निम्न सदन विधानसभा कहलाया। ठीक है। प्रांतीय विधानसभाओं में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। जो प्रांतीय विधानसभा है उनमें सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया बेटा? विस्तार किया गया। मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों को पृथक चुनाव मंडलों में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। यानी कि मुस्लिमों के अतिरिक्त में सिखों, यूरोपियों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों को पृथक चुनाव मंडलों में अपने प्रतिनिधि चुनने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। इंडियन काउंसिल के कुछ कार्य जैसे व्यापार, ब्रिटिश जैसे इंडियन काउंसिल के जो कार्य थे उनमें व्यापार है। काउंसिल के कार्यों में जैसे व्यापार है। ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा, ब्रिटेन में क्या है? भारतीयों की शिक्षा आदि के लिए भारतीय उच्चायुक्त का प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान किया गया? भारतीय उच्चायुक्त है उसका प्रावधान किया गया। भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति भारत सरकार के परामर्श से सम्राट करता था। किसके परामर्श से करता था? भारत सरकार के परामर्श से सम्राट किया करता था। इसकी आलोचना प्रांतों में द्वंद्व शासन व्यवस्था के रूप में व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से की जाती है। यानी कि इसकी जो आलोचना की जाती है प्रांतों में द्वंद्व शासन व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से की जाती है। प्रांतों में द्वंद्व शासन के अंतर्गत सुरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन अव्यवहारिक था। जो प्रांतिक
जो विषय थे वो कौन कौन से थे? सुरक्षित और हस्तांतरित विषय थे, उनका क्या किया गया? विभाजन किया गया। शिक्षा हस्तांतरित विषय था, शिक्षा जो है वो क्या है? हस्तांतरित विषय है। औद्योगिक विकास हस्तांतरित विषय था, परंतु श्रम विभाग सुरक्षित था। सारे प्रशासन की धुरी वित्त विभाग था, और जो सारे प्रशासन है उसकी धुरी क्या है? वित्त विभाग है। जो सुरक्षित विषय था, जबकि धन की आवश्यकता वाले शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण आदि भारतीय मंत्रियों के पास थे, जबकि धन की आवश्यकता वाले जो थे शिक्षा थे, सार्वजनिक निर्माण थे आदि किनके पास में थे? भारतीय मंत्रियों के पास में थे। सुरक्षित विषय गवर्नर की काउंसिल के सदस्यों के पास थे। किसके पास थे? गवर्नर की जो काउंसिल होती थी उसके सदस्यों के पास थे, जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के हाथ में थे, जो प्रांत की विधानसभा के प्रति क्या थे? उत्तरदायी थे। मंत्रियों में संयुक्त उत्तरदायित्व का क्या था? अभाव था। किसका अभाव था? संयुक्त उत्तरदायित्व का क्या था? अभाव था। इस कारण द्वंद्व शासन सैद्धांतिक आधार पर क्या रहा? विफल रहा। जो द्वंद्व शासन व्यवस्था थी वो क्या रही? विफल रही। किसकी? आप देखिए, हस्तांतरित विषय मंत्रियों के हाथ में थे, जो प्रांतों के प्रति उत्तरदायी थे। अब जब प्रांतों के प्रति उत्तरदायी थे तो संयुक्त उत्तरदायित्वता का क्या था? अभाव था। इस कारण द्वंद्व शासन जो है वो क्या रहा है? विफल रहा है। गवर्नर और उसकी परिषद अभी भी भारत सचिव के प्रति और ब्रिटिश संसद के प्रति क्या थे? उत्तरदायी। गवर्नर और उसकी परिषद अभी भी किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी है। और भारत सचिव के साथ में किसके प्रति उत्तरदायी है? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है। गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा की सलाह को क्या कर सकता था? ठुकरा सकता था। यानी कि गवर्नर जनरल है वो व्यवस्थापिका की सभा को क्या करता है? ठुकरा भी सकता है। सांप्रदायिकता का आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार भारत को राष्ट्रीय आधार पर संगठित करने से रोकने का प्रयास था। यानी कि भारत को राष्ट्रीय आधार पर संगठित होने से रोकने के लिए क्या किया गया था? एक ये प्रयास था। यानी सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार भारत को राष्ट्रीय आधार पर संगठित होने से रोकने का प्रयास था। तो बेटा ये 1919 का अधिनियम था जिसके अंदर द्वंद्व शासन की स्थापना की गई। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा 1919 का अधिनियम, और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हमने जो पढ़ा है वो 1919 के अधिनियम की विशेषताएं पढ़ी, जिसके अनुसार शासन किया गया, जिसके कारण द्वंद्व शासन व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन वह विफल रही। ठीक है बेटा, तो आप STY सूर्यकांत सर पढ़ लें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक हम जो आपके पास में लेके आएंगे असहयोग आंदोलन को लेके आएंगे, और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है 1919 का अधिनियम पढ़ा है। तो मेरे को आशा है कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस बेटा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, और नया जो टॉपिक होगा वो है हमारा असहयोग आंदोलन। तो मुझे आज्ञा दीजिए बेटा आज की।